सभी को नमस्कार। लास्ट वीडियो में हमने व्यक्तिगत विभिन्नता के बारे में पढ़ा था। व्यक्तिगत विभिन्नता एवं व्यक्तित्व एक ही टॉपिक है, क्योंकि एक शिक्षक या एक विद्वान व्यक्ति की विभिन्नताओं का पता लगाकर उसके व्यवहार में जो भी सकारात्मक और नकारात्मक तत्व हैं उनका जो योग है वह व्यक्तित्व कहलाता है। तो कहने का अर्थ ये है कि व्यक्तिगत विभिन्नता से ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का पता चलता है, और जिस प्रकार व्यक्ति में भेद होता है ठीक उसी प्रकार कह सकते हैं कि व्यक्ति के व्यक्तित्व भी अलग अलग होते हैं। यानी अलग अलग व्यक्तियों की जो पर्सनालिटी है वह भी अलग अलग होती है। तो व्यक्तिगत विभिन्नता के बारे में हम लास्ट वीडियो में पढ़े थे। आज हम पढ़ रहे हैं व्यक्तित्व के बारे में, यानी कि पर्सनालिटी के बारे में कि ये व्यक्तित्व क्या होता है, अर्थात पर्सनालिटी क्या होती है। देखिएगा, थोड़ा सा ये बड़ा टॉपिक है, इसमें व्यक्तित्व के कुछ सिद्धांत भी हैं, उन्हें अपन लेंगे। तो लगभग 2-3 पार्ट में अपना ये जो टॉपिक है पर्सनालिटी वो पूरा हो जाएगा। तो शुरुआत करते हैं व्यक्तित्व से, पर्सनालिटी से। पर्सनालिटी देखिएगा, वैसे तो जैसे हम व्यक्तित्व कह रहे हैं अर्थात पर्सनालिटी, तो पर्सनालिटी अंग्रेजी भाषा का शब्द है, परंतु मूलतः ये जो पर्सनालिटी है वो पर्सनालिटी शब्द किस शब्द से बना है, तो वो शब्द है पर्सोना। शब्द कौन सा है? पर्सोना। पर्सनैलिटी किस शब्द से बना है? पर्सोना से। और जो पर्सोना शब्द है वो किस भाषा का है? लैटिन भाषा का। ध्यान रखिएगा, पर्सनैलिटी किस भाषा का शब्द है? अंग्रेजी का। परंतु मूलतः यह शब्द किस भाषा से बना है? किस शब्द से बना है? पर्सनैलिटी पर्सोना से। और पर्सोना जो शब्द है वो लैटिन भाषा का शब्द है। तो पर्सोना को अगर अपन समझ लेते हैं, पर्सोना को, तो पर्सनैलिटी यानी कि व्यक्तित्व समझ में आ जाएगा। तो देखिएगा प्रिय छात्रों, पुराने समय की बात है, प्राचीन काल की बात है। यूनान की सभ्यता बहुत पुरानी सभ्यता है, और प्राचीन यूनान में अभिनय करने के लिए या कोई छद्म चरित्र धारण करने के लिए, अपनी भाषा में कहें तो नाटक या मंचन के लिए जिस व्यक्ति का रोल करना है या जिस व्यक्ति की भूमिका में आना है उस व्यक्ति जैसा चेहरा लगाते थे, अर्थात नकली चेहरा लगाते थे, मुखौटा लगाते थे, यानी कि मास्क लगाते थे। तो प्राचीन यूनान में चरित्र धारण करने के लिए या अभिनय नाटक करने के लिए उस व्यक्ति जैसा जिसका अभिनय कर रहे हैं या जिसका अभिनय करने जा रहे हैं उस व्यक्ति जैसा मास्क या मुखौटा लगाते थे, ताकि नाटक या मंचन में उस व्यक्ति का व्यक्तित्व हो सके, उस व्यक्ति जैसा व्यक्तित्व दिखाई दे। तो पर्सोना का जो आशय है या जो अर्थ है वहां की भाषा में, लैटिन भाषा में, वो क्या है? मास्क या मुखौटा है। क्या अर्थ है? मास्क या मुखौटा। तो जो लोग मास्क लगाते थे यानी नकली मुखौटा लगाते थे उन लोगों को क्या कहते थे? पर्सोना कहते थे। जो लोग दूसरे का
चरित्र धारण करने के लिए नकली मास्क या मुखौटा यूनान में लगाते थे, उन्हें क्या कहते थे? पर्सोना कहते थे। और पर्सोना से शब्द बना पर्सनैलिटी, जिसका हिंदी भाषा में अर्थ क्या है? व्यक्तित्व है। देखिए, व्यक्तित्व की अपन बात करें तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, व्यक्ति और तत्व। अब एक व्यक्ति के अंदर विभिन्न प्रकार के तत्व होते हैं या विभिन्न प्रकार की योग्यताएं होती हैं। तो तत्व जो है कैसे हो सकते हैं? सकारात्मक भी हो सकते हैं और उसके अंदर तत्व जो है नकारात्मक भी हो सकते हैं। तो किसी भी व्यक्ति के अंदर उसके तत्व हैं जो सकारात्मक और नकारात्मक तत्वों का जो योग होता है, सकारात्मक और नकारात्मक तत्वों का जो योग होता है किसी भी व्यक्ति के अंदर, उसके योग को क्या कहते हैं? व्यक्तित्व कहते हैं। मतलब किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व में अच्छी बातें भी हो सकती हैं और नकारात्मक या बुरी बातें भी हो सकती हैं। तो व्यक्तित्व से आशय यह नहीं है कि सिर्फ वो अच्छी अच्छी बातें हों। किसी का व्यक्तित्व अच्छा हो सकता है, किसी का खराब भी हो सकता है। वैसे व्यक्तित्व एक सकारात्मक शब्द है, अच्छा उसे ही माना जाएगा पर्सनैलिटी या व्यक्तित्व जिसके अंदर सकारात्मक चीजें ज्यादा हो। तो ये इसका अर्थ है। मुखौटा लगाते थे उन व्यक्तियों को यूनान में क्या बोलते थे? पर्सोना बोलते थे, जिससे शब्द बना पर्सनैलिटी, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? व्यक्तित्व। व्यक्तित्व दो शब्दों से बना, व्यक्ति और तत्व। व्यक्ति अंदर तत्व या योग्यताएं सकारात्मक और नकारात्मक हो सकती हैं। तो एक व्यक्ति के अंदर सकारात्मक और नकारात्मक तत्वों के योग से जैसे उसके चरित्र का निर्माण होता है, उससे उस व्यक्ति का व्यक्तित्व कहते हैं। तो यह तो रही व्यक्तित्व को समझने की बात। इसके बाद व्यक्तित्व की जो अवधारणाएं हैं, व्यक्तित्व के बारे में जो कंसेप्ट है, व्यक्तित्व के बारे में जो आधुनिक या प्राचीन सोच है, तो हम कह सकते हैं कि पुराने समय में व्यक्तित्व की जो अवधारणा थी वो अलग प्रकार की थी, और वर्तमान समय में आधुनिक युग में व्यक्तित्व की जो अवधारणा है वो अलग प्रकार की है। तो यहां से ध्यान रखना है, कोई पूछे कि व्यक्तित्व की कुल कितनी अवधारणाएं हैं, तो व्यक्तित्व की दो अवधारणाएं हैं। दो अवधारणाएं, दो अवधारणाएं हैं। एक प्राचीन अवधारणा, प्राचीन अवधारणा, और दूसरी जो है नवीन अवधारणा, नवीन अवधारणा। देखिए, माइनर सा अंतर है, छोटा सा अंतर है पुरानी सोच में और नई सोच में। जो प्राचीन अवधारणा थी व्यक्तित्व की, उसके अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ शरीर की बनावट या शरीर की रचना के आधार पर व्यक्तित्व का अनुमान लगाते थे या व्यक्तित्व का निर्धारण करते थे। लेकिन जो आधुनिक अवधारणा है या नवीन अवधारणा है, उसमें शरीर के साथ साथ व्यक्ति के जो बाह्य या जो आंतरिक तत्व हैं उनको भी शामिल करते हैं। देखिएगा, प्राचीन अवधारणा सिर्फ शरीर रचना के आधार पर व्यक्तित्व का निर्धारण, सिर्फ सिर्फ शरीर रचना के आधार पर व्यक्तित्व का निर्धारण किया जाता है। तो कौन सी अवधारणा है? प्राचीन अवधारणा है। प्राचीन काल में यही तरीका था व्यक्तित्व के पता लगाने का। भाई इसकी लंबाई है तो ऐसा होगा,
मोटा है तो ऐसा होगा, गोल चेहरा तो ऐसा होगा, लंबा चेहरा, इस प्रकार से जो है अनुमान लगाए जाते थे। लेकिन आधुनिक युग में या नवीन अवधारणा के अनुसार सिर्फ शरीर इतना नहीं, आंतरिक और बाह्य गुणों को भी शामिल करते हैं। तो देखिएगा, व्यक्तित्व के अंतर्गत शरीर रचना के साथ साथ आंतरिक गुणों को भी शामिल किया जाता है, आंतरिक गुणों को भी। तो ये ध्यान रखना है, आधुनिक युग में गुणों को भी शामिल करते हैं। शरीर की बनावट के साथ साथ व्यक्ति के अंदर जो गुण होते हैं, सकारात्मक या नकारात्मक जो गुण होते हैं, उनको भी शामिल करते हैं, तब जाके व्यक्तित्व का अनुमान लगाते हैं, व्यक्तित्व का निर्धारण करते हैं। इसके बाद व्यक्तित्व की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं। परिभाषाओं से और स्पष्ट हो सकेगा कि आखिरकार व्यक्तित्व होता क्या है। तो देखिएगा, प्रमुख परिभाषाएं हैं। जिनमें सबसे महत्वपूर्ण जो परिभाषा है, नंबर 1 जेपी गिलफोर्ड। सबसे पहले अपन देख रहे हैं जेपी गिलफोर्ड की परिभाषा। क्या कहा है जेपी गिलफोर्ड ने? व्यक्तित्व व्यक्ति के अंदर गुणों का समन्वित रूप है। व्यक्तित्व व्यक्ति के अंदर गुणों का समन्वित रूप है। इस प्रकार से परिभाषा आ जाए कि व्यक्तित्व व्यक्ति के अंदर गुणों का समन्वित रूप है, तो यह परिभाषा किसकी है? जेपी गिलफोर्ड की है। गुणों का समन्वित रूप, गुणों का समन्वित रूप कैसे गुण हो सकते हैं? सकारात्मक भी, मतलब सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के गुणों को लिया जाता है, तो दोनों प्रकार के गुणों का समन्वित रूप भी कह सकते हैं। परिभाषा में सिर्फ इतना ही है कि व्यक्तित्व व्यक्ति के अंदर गुणों का समन्वित रूप है। यह परिभाषा किसकी है? जेपी गिलफोर्ड की। दूसरी परिभाषा महत्वपूर्ण है, देखते हैं, विलियम वुडवर्थ। विलियम वुडवर्थ की परिभाषा है, व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की समग्र विशेषता है। व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की समग्र विशेषता है। क्या परिभाषा है विलियम वुडवर्थ की? व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की समग्र विशेषता है। यानी कुल मिलाकर व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है या उसके व्यक्तित्व में जो समग्रता होती है, वह क्या होता है? व्यक्तित्व होता है। तो समग्रता से ध्यान रखना है। ये समग्र शब्द वाली परिभाषा किसकी है? विलियम वुडवर्थ की परिभाषा है। और समन्वित रूप वाली परिभाषा किसकी है? तो वो जेपी गिलफोर्ड की परिभाषा है। नेक्स्ट परिभाषा महत्वपूर्ण है वेलेंटाइन की। वेलेंटाइन ने लिखा है, व्यक्तित्व व्यक्ति की जन्मजात एवं अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। व्यक्तित्व व्यक्ति की
एवं अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। वैलेंटाइन, क्या ध्यान रखना है? जन्मजात एवं अर्जित प्रवृत्ति। कुछ तो जन्मजात आदत होते हैं, कुछ आदतें डेवलप हो जाती हैं, बाद में अर्जन कर लेते हैं। तो उन दोनों का जो योग होता है, मतलब जन्मजात आदत और नई विकसित आदत, उन दोनों के योग को क्या कहते हैं? व्यक्तित्व कहते हैं। ये परिभाषा किसकी है? वैलेंटाइन की है, ध्यान रखना है। चौथी परिभाषा नेक्स्ट है डेसिल। डेसिल महोदय की परिभाषा में उन्होंने लिखा है, व्यक्तित्व व्यक्ति के संगठित व्यवहार का संपूर्ण चित्र है। व्यक्तित्व व्यक्ति के संगठित व्यवहार का संपूर्ण चित्र है। संगठित व्यवहार, व्यक्तित्व क्या है? संगठित व्यवहार, मतलब कुल मिला के व्यक्ति का जो व्यवहार होता है उसी का संपूर्ण चित्र क्या कहलाता है? व्यक्तित्व कहलाता है। संपूर्ण चित्र वाली जो परिभाषा है वो किसकी है? डेसिल की है। देखिएगा, इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण परिभाषा है जो व्यक्तित्व की सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा मानी जाती है, उसके बारे में अपन देखते हैं। वो परिभाषा है ऑलपोर्ट की। दरअसल ऑलपोर्ट ने व्यक्तित्व की जो परिभाषा दी थी उसमें उन्होंने एक बार संशोधन भी किया था। उनकी जो परिभाषा है वो मूलतः 1956 में दी गई थी, 1956 में, और 1961 में उन्होंने संशोधन किया था। तो देखते हैं ऑलपोर्ट की परिभाषा। एक तो उन्होंने 1956 में दी थी और उसी का संशोधित रूप दिया था 1961 में। तो देखते हैं, पहले ऑलपोर्ट की जो मूल परिभाषा थी उसके बारे में देखते हैं, पढ़ते हैं। व्यक्तित्व व्यक्ति के अंदर उन मनोदय की मनोदैहिकी गुणों का एक गत्यात्मक संगठन है। गुणों का एक गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ एक अनूठा समायोजन स्थापित करता है। जो वातावरण के साथ एक अनूठा, ध्यान रखना, अनूठा समायोजन स्थापित करता है। स्थापित करता है। तो ये परिभाषा थी व्यक्तित्व के संबंध में। ऑलपोर्ट की मूल परिभाषा यही थी। कब दी गई थी परिभाषा? 1956 में दी गई थी। अब इसमें हुआ संशोधन। संशोधन किसी जगह हुआ? अनूठे की जगह संशोधन हुआ, यानी इस शब्द के स्थान पर दूसरा शब्द लाया गया। दूसरा शब्द है विशिष्ट व्यवहार और विचार। इसकी जगह कौन सा शब्द आया? विशिष्ट व्यवहार व
विचार। ध्यान रखना है, ऐसे ध्यान रख सकते हैं, व्यक्तित्व व्यक्ति के अंदर उन मनोदैहिकी गुणों का एक गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ एक अनूठा समायोजन स्थापित करता है। अनूठा शब्द आ जाए तो परिभाषा किसकी? व्यक्तित्व संबंधी ऑलपोर्ट की परिभाषा है, और वो भी कैसी परिभाषा है? मूल परिभाषा है। मूल क्यों? क्योंकि पहली बार 1956 में यही परिभाषा उन्होंने दी थी, और इस परिभाषा में उन्होंने 1961 में किया संशोधन। क्या संशोधन किया? अनूठा जो शब्द है उसके स्थान पर विशिष्ट व्यवहार और विचार ये शब्द जोड़ दिया। तो अब नई परिभाषा क्या बनेगी, या 1961 की संशोधित परिभाषा क्या बनेगी? व्यक्तित्व व्यक्ति के अंदर उन मनोदैहिकी गुणों का एक गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ एक विशिष्ट व्यवहार व विचार समायोजन स्थापित करता है। यह नई परिभाषा बनेगी। विचारों का थोड़ा संशोधन, विचारों का, ऐसे है, विचारों का अब बनेगा इसका सही वाक्य, है ना। व्यक्तित्व व्यक्ति के अंदर उन मनोदैहिकी गुणों का एक गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ एक अनूठा की जगह एक विशिष्ट, वातावरण के साथ एक विशिष्ट व्यवहार व विचारों का समायोजन स्थापित करता है। ध्यान रखना है, अनूठा की जगह क्या आएगा? विशिष्ट व्यवहार विचार। ये शब्द आ जाए तो ये संशोधित परिभाषा है। परिभाषा ऑलपोर्ट की है, लेकिन है कब की? 1961 की। मतलब विशिष्ट व्यवहार विचार आए तो परिभाषा 1961 की है, और अनूठा शब्द आए तो परिभाषा 1956 वाली है। परिभाषा किसके? ऑलपोर्ट की। इस प्रकार से आ सकता है कि व्यक्तित्व की सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा किस विद्वान ने दी है। तो यहां पर आपको जेपी गिलफोर्ड मिल जाए, वैलेंटाइन मिल जाए, या ऑलपोर्ट मिल जाए, तो कौन की परिभाषा महत्वपूर्ण मानी जाएगी? ऑलपोर्ट की। तो व्यक्तित्व की सबसे प्रसिद्ध परिभाषा किसकी है? ऑलपोर्ट की है। तो देखिएगा, ये जो टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं, व्यक्तिगत विभिन्नता और व्यक्तित्व, इसमें हम दो बातें या दो टॉपिक्स छोटे छोटे पढ़ चुके हैं। पहला, व्यक्तिगत विभिन्नता क्या होती है, और दूसरा, व्यक्तित्व के बारे में एक प्रकार से इंट्रोडक्शन, परिचय हो गया कि व्यक्तित्व क्या होता है, किस शब्द से बना है, पर्सोना क्या है, पर्सनैलिटी क्या है, इसकी कौन सी अवधारणा है, नवीन में क्या है, प्राचीन में क्या है, और परिभाषाओं के बारे में पढ़ चुके। तो व्यक्तित्व का एक परिचय, एक अपना इंट्रोडक्शन हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम व्यक्तित्व के जो महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। और आपको मैं जानकारी के लिए सभी स्टूडेंट्स को बता दूं, अभी हमारे जो वीडियो हैं वो ओनली सिर्फ सीटेट, एमपीटेट या जो वर्ग 3 की परीक्षा है उसी के लिए अपलोड किए जा रहे हैं, और आगामी 3-4 दिन में संभवतः 7 सितंबर से जो अपने अदर एग्जाम हैं, जैसे कि दिल्ली पुलिस है जो अभी वैकेंसी आई हैं, या कोई भी एमपी स्टेट का कोई एग्जाम है, उसके हिसाब से जो है मैथ्स, रीजनिंग, जीके, साइंस की जो कक्षाएं हैं या जो वीडियो हैं वो भी आगामी 7 सितंबर से अपलोड किए जाएंगे या लाइव पढ़ाया जाएगा। तो साथियों, सभी जो भी आपके परिचय में हो उन्हें आप सूचना कर सकते हैं कि MPIC कैंपस जो अपना यूट्यूब चैनल है उस पर जो नई कक्षाएं हैं अदर एग्जाम के लिए टीचर के अलावा, उनके लिए भी वीडियो जो है अपलोड किए जाएंगे या लाइव क्लास कराई जाएगी। तो आप सभी से एक बार पुनः आग्रह है कि हमारे जो यूट्यूब चैनल है MPS कैंपस उसे सब्सक्राइब करें, लोगों से करवाएं और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको समय पर हर एक वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपको समय से मिलते रहे। धन्यवाद दोस्तों।